रात का समय। शुरुआत में मैं सिर्फ ये जांचना चाहता था कि क्या मुझे पानी पीने की कोई कमजोरी है, जैसे कुछ प्रकार के पिशाच जो मैंने मूवी थिएटरों में देखे हैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे बहते पानी की कमजोरी नहीं है तो मैंने तैरना शुरू किया और महसूस किया महान। अंततः मैं बह गया और रात होने तक तैरता रहा। शुक्र है कि आज कोई स्विम क्लब क्लास नहीं थी, इसलिए मैं अकेले ही पूल का आनंद ले सका। मैं इस समय पुरुषों के लॉकर रूम में सूखने के लिए तौलिए का उपयोग कर रहा था। जैसे ही मैंने खुद को सुखाने के लिए तौलिए का उपयोग किया, मैंने जोर से कहा, मेरी एकमात्र कमजोरियां धन्य वस्तुएं हैं, और यह कि मुझे किसी अजनबी के घर में आमंत्रित होने की आवश्यकता है। novelnext.com। मैं दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता हूं और कुछ नोटिस करने से खुद को नहीं रोक पाता। क्या मैं लंबा हो गया हूं? जैसे ही मैंने दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखा, मैं क्षण भर के लिए अपने पूर्व स्वरूप, एक दुबले पतले 21 वर्षीय युवा वयस्क, जिसकी त्वचा पीली थी और नीलमणि जैसी नीली आंखें थीं, देख सका। मैं अपनी यादों से अपने वर्तमान शरीर की तुलना अपने पुराने शरीर से करता हूं और मैं कुछ कहने से खुद को नहीं रोक पाता। वास्तव में ऐसा लगता है जैसे मैं सुपर सैनिक बनाने के लिए एक प्रयोग से गुजरा हूं। पिछला पतला, बीमार दिखने वाला आदमी अचानक एक लंबे, मांसल आदमी में बदल जाता है। पिशाच का दंश मेजबान के शरीर को अपनी चरम अवस्था में विकसित होने के लिए मजबूर करता है। मैं जोर से बुदबुदाया। मुड़ने से पहले मैं 175 सेमी का था और अब मैं 180 सेमी से अधिक का हूं। मुझे आश्चर्य है कि जब मैं विकसित होना बंद कर दूंगा तो मैं कितना बड़ा हो जाऊंगा। मेरी पत्नी वायलट ने कहा कि यह सब मेरी क्षमता पर निर्भर करता है। मैं बकवास के बारे में सोचना बंद कर देता हूं और जल्दी से अपनी अलमारी में रखे तौलिए से खुद को सुखा लेता हूं। जब मैं सूख जाती हूं तो मैं अपने बैग में देखती हूं और वह पोशाक देखती हूं जिसे मैंने जून से मेरे लिए तैयार करने के लिए कहा था। मैं संतुष्ट होकर अपना सिर हिलाता हूं और मैं अपने पहने हुए कपड़ों की तलाश करता हूं। जब मैं कपड़े पहन लेता हूं तो मैं पुरुषों के लॉकर रूम से बाहर निकलता हूं और अपना बैग अपनी पीठ के पीछे ले जाता हूं। जैसे ही मैं लॉकर रूम से बाहर निकलता हूं, मैं कॉलेज के खामोश गलियारों में चलना शुरू कर देता हूं। अब जब मैंने सोचना बंद कर दिया है, तो क्या इमारत की सुरक्षा को गश्त नहीं करनी चाहिए? मुझे दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं और देखता हूं कि एक आदमी मेरी पिशाच दृष्टि से आ रहा है। मैं अपनी पिशाच दृष्टि को बंद कर देता हूं और जल्द ही मेरी दुनिया सामान्य हो जाती है और मैं एक आदमी को देखता हूं जिसके चेहरे पर मुस्कान है। उसके सुनहरे बाल, नीली आंखें थीं और वो विनम्रता से व्यवहार करता था। वो उन औसत राजकुमारों जैसा दिखता था। वह आदमी अचानक गायब हो गया और मेरे सामने फिर से प्रकट हुआ। उसने मेरा चेहरा अपने हाथ में लिया और मुझे दीवार में फेंक दिया। बूम! मुझे चक्कर आ गया और मेरे बालों के पीछे कंक्रीट के टुकड़े फंसे हुए महसूस हुए। एक ही समय में भ्रमित और सचेत रहते हुए, वो व्यक्ति तिरस्कारपूर्वक हंसा और कुछ कहा। हाँ, वास्तव में थोड़ा मजबूत, लेकिन उसके पक्ष में रहने के लिए पर्याप्त नहीं। कम से कम अपनी थोड़ी सी ताकत के साथ। क्या आपको लगता है कि आप उसके पक्ष में रहने के लायक हैं? विशेष रूप से जब आप केवल प्लेबियन हैं। ये कभी काम नहीं करेगा, बस उससे दूर रहो, नहीं तो मैं या कोई और उसके लिए तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार डालेगा। यह एक दोस्ताना चेतावनी है। सम्मानित महसूस करो कि तुम मेरे जैसे महान व्यक्ति से इतना कुछ सुन सकते हो। अगली बार मैं इतना दयालु नहीं बनूंगा। वह जोर से हंसा और मेरी ओर घमंड से देखा। उसकी अभिव्यक्ति ऐसी थी जैसे कोई रॉटवीलर बिल्ली के बच्चे को देख रहा हो। मुझे फर्श पर खून की खांसी हुई। मुझे ये भी महसूस हुआ कि मेरा सिर फिर से सक्रिय हो गया है। मैंने उस आदमी को तटस्थ भाव से देखा जबकि मेरी आंखें लाल हो गईं। क्या उसने सिर्फ मेरे परिवार को धमकी दी? क्या वो मूर्ख है? मेरा सिर ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने जो सुना उस पर मुझे यकीन था। क्या कहते हो? तुम गायब हो जाओ। अगर तुम गायब हो जाओगे तो मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा। वो उसी मुस्कुराहट के साथ बोलता था मानो वह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण प्राणी हो। जब तुम गायब हो जाओगे तो मैं उस पर विजय पाने के लिए स्वतंत्र हो जाऊंगा। मैं अपनी गर्दन चटकाता हूं और अपने हाथ चटकाता हूं। दर्द हुआ। पहली बार मैंने बोला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरा दिमाग अब साफ हो गया था। वह मेरी दृष्टि से ओझल हो गया और फिर से मेरे पास आ गया। मैं उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका क्योंकि उसने मेरा चेहरा पकड़ लिया और मेरे पेट में मुक्का मार दिया। हा 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 हा, इतना कमजोर, इतना कमजोर। उसने तुम्हें क्यों चुना?
तुम बहुत कमजोर हो, यह मुझे होना चाहिए था। मेरे खांसने से खून फर्श पर गिर गया और उसने मुझे फिर से मारना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मुझे मारा, मैंने उसकी ओर देखा, उसका अहंकारी चेहरा और भाव देखकर जो कह रहा था कि मैं दुनिया का राजा हूं, मैं सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। निराशाजनक। मुझे इस आदमी के बारे में केवल निराशा ही महसूस होती है। क्या एक महान पिशाच यही होता है? एक प्राणी जिसके पास ग्रह के आकार का अहंकार है और सोचता है कि वे दुनिया का केंद्र है? मैं ईमानदार रहूंगा, मैं एक महान पिशाच से लड़ने के लिए उत्साहित था। मैं लड़ने और उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलने के लिए उत्सुक था। मैंने सोचा था कि मुझे एक अच्छी चुनौती मिलने वाली है, लेकिन यह निराशाजनक है। क्यों? मैं ऐसा क्यों हूं? मैं इतना निराश क्यों हूं? मुझे नहीं पता कि मुझमें ये घमंड कहां से आता है। मैं तो अभी एक नवजात हूं। मुझे पिशाच बने अभी 3 दिन ही हुए हैं। लेकिन क्यों? मैं इतना निराश क्यों हूं? मैं उससे नाराज क्यों नहीं हूं? आखिरकार, उसने मेरे परिवार का अपमान किया, जो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण खजाना है। मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। अगर ये लुवान के साथ होता, तो मैंने पहले ही उस पर हमला कर दिया होता। लेकिन ऐसा क्यों है कि इस आदमी के साथ मुझे केवल निराशा ही महसूस होती है? क्यों? दरार, दरार। मैंने अपनी जीभ काट ली और दर्द से चिल्लाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने मेरी बाहें तोड़ दी और मुझे तीसरी मंजिल से फेंक दिया। मुझे अपनी पीठ के पीछे कांच टूटता हुआ महसूस होता है, और जैसे ही मैं इमारत की तीसरी मंजिल से गिरता हूं, मैं अपने चेहरे पर ऊब के साथ पूर्णिमा के चंद्रमा को देखता हूं। मुझे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ, लेकिन किसी कारण से मैं सुन्न हो गया। यह एक अजीब अनुभव था। ऐसा लग रहा था जैसे ये शरीर मेरा नहीं है। मैं उस सुनहरे बालों वाले आदमी को देखता हूं और जब उसका चेहरा देखता हूं, तो मेरे मन में संदेह के बादल थोड़ा साफ हो गए हैं। जब कोई कीड़ा आपका अपमान करता है, तो क्या आपको कुछ महसूस होता है? मैंने खुद से सवाल पूछा। सुनहरे बालों वाला आदमी तीसरी मंजिल से नीचे आता है और मेरी ओर चलता है। जल्द ही मेरी मुस्कुराहट बढ़ती है। नहीं, तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। मेरे मन में, भले ही वह मुझसे अधिक मजबूत है, फिर भी वह मेरे ध्यान के योग्य नहीं था। मुझे नहीं पता कि मुझमें घमंड कहां से आता है, लेकिन मुझे ऐसा तब से महसूस हो रहा है जब मैं पिशाच बन गया हूं। लुवान के साथ भी मैंने सोचा कि वह एक योग्य प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया और कुत्ते की तरह पीछे हट गया, मेरी रुचि खत्म हो गई। मैं उससे नफरत करता हूं, लेकिन ये सिर्फ मेरा परपीड़ित पक्ष और अहंकार बोल रहा है। मैं उसे एक बार और खुद को अपमानित होते देखना चाहता था और ऐसा करके मुझे संतुष्टि महसूस होती, लेकिन जब वह सिर्फ एक अनिच्छुक नौकर साबित हुआ तो मेरी भी उसमें रुचि खत्म हो गई। मुझे अपने बारे में कुछ नया समझ आया था, लेकिन मेरे मन में अभी भी सवाल थे। मुझे समझ नहीं आता, मैं ऐसा क्यों हूं? मेरे पास एक अनुभवी योद्धा का अनुभव नहीं है। मैं मार्शल आर्ट में प्रतिभाशाली नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसा क्यों हूं? क्यों? क्यों? पूर्णिमा के चांद को देखते हुए मैंने अपने मन में कई बार खुद से सवाल किया। मुझे अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये शरीर मेरा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ये भावनाएं मेरी नहीं थी। मुझे फंसा हुआ महसूस हो रहा था। मैं एक जंगली जानवर की तरह महसूस कर रहा था जिसे फंसाया गया और वश में किया गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शायद मैं बस घबरा रहा हूं। हाँ, जब से मैं एक पिशाच में बदल गया हूं, मेरी भावनाएं बहुत अराजक हो गई हैं। मैं बहुत आसानी से क्रोधित हो जाता हूं। मैं बहुत आसानी से जुड़ जाता हूं। मुझे नफरत है आसान है। मुझे अपने दुश्मनों को हराने में परपीड़क आनंद का अनुभव होता है, और जब मैं कीड़ों की तरह अपने पैरों से उन पर कदम रखता हूं तो मुझे खुशी महसूस होती है। हाँ, शायद मेरे सिर में कुछ गड़बड़ है। जैसे ही मैंने पूर्णिमा को देखा, मैंने पिशाच के कदमों की आहट सुनी। उसने मेरी ओर देखा। आज तुम मरने वाले हो, और मैं उस चीज के पीछे जा रहा हूं जो मेरी है। मैंने इस आदमी की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसका नाम फिर क्या था? वो मजबूत लग रहा था, लेकिन उसका नाम क्या था? खैर, मुझे लगता है कि आखिरकार वह महत्वपूर्ण नहीं है। अचानक मुझे अपने शिक्षक एडम के शब्द याद आ गए। तुम क्या सोचते हो, विक्टर? तुम थोड़ा ढीला क्यों नहीं हो जाते? तुम कब तक इस मुखौटे के पीछे छिपते रहोगे जो तुमने खुद बनाया है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब मैंने उन शब्दों को याद किया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे इस आदमी का सामना करते समय मेरे सारे संदेह दूर हो गए थे। हा हा, मुझे हंसने का मन हुआ। जोर जोर से हंसने का। हा 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 हा।
जब मैंने अपना बायां हाथ, जो किसी समय पुनर्जीवित हो गया था, अपने माथे पर रखा और अपने बालों को ऊपर उठाया तो मैं पागलों की तरह हंसा। ये पहली बार था जब मैं जी जान से हंसा था, और आखिरकार मुझे समझ आया कि मुझे अजीब क्यों महसूस हो रहा था। इस पूरे समय मैं खुद को रोक रहा था। इस पूरे समय मैंने ये मुखौटा पहना हुआ था क्योंकि यह सही काम है। आखिरकार जो कुछ भी अजीब है उसे समाज से बाहर रखा गया है। मैंने अपनी असलियत छुपाने के लिए मुखौटा पहना था। मैंने इस मास्क का उपयोग कब शुरू किया? मैंने खुद से उलझन में पूछा। तुम किस पर हंस रहे हो? चुप रहो और मर जाओ। ओह, मुझे अब याद आया। यह वह घटना थी जब मैं बच्चा था और जंगल में खो गया था। अरे विक, क्या मैं तुम्हें $8 कॉल कर सकता हूँ? मैंने अपने कानों में एक बच्चे की आवाज सुनी। आवाज स्थिर लग रही थी, और मुझे याद नहीं आ रहा था कि यह कौन थी। मुझे अचानक अपने पेट से गर्माहट महसूस हुई। यह इतनी तीव्र गर्मी थी, और यह मुझसे जोर जोर से जाने देने के लिए कह रही थी। मैं तीखे दांतों से भरी मुस्कान बिखेरता हूँ और उस गर्मी को बेकाबू होने देता हूँ। बूम! विक्टर के शरीर से अचानक ज्वाला का एक खंभा निकला। आह! वायलट, जो भूमिगत कमरे में से एक में लेटी हुई थी जिसे उसने बनाने के लिए कहा था, जोर से कराहने लगी। साशा, नतालिया और मारिया, जो एक ही कमरे में टेलीविजन देख रहे थे, बस वायलट को भ्रमित होकर देख रहे थे। वायलट ने अपने पैर ऐंठे और बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखें खून से लाल थीं, उसकी सांसें उखड़ रही थीं और वह बड़बड़ा रही थी। डार्लिंग, डार्लिंग, डार्लिंग। वह एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह लग रही थी जो अपने पैर हिलाने पर भी वही शब्द कहता रहा। लेडी वायलट, क्या हो रहा है? हे भगवान, नतालिया ने वायलट के पास आते हुए कहा, लेकिन जैसे ही उसने वायलट का कामुक चेहरा देखा, तो वह आश्चर्यचकित रह गई। साशा वायलट के पास जाती है, अपने दोस्त की ओर देखती है, और जब वह वायलट से रिस रहे तरल पदार्थ को देखती है, तो वह शर्म से अपने गालों को थोड़ा लाल करते हुए पूछने से खुद को रोक नहीं पाती है। डब्ल्यू, क्या हो रहा है? वो थोड़ा हलाए। डार्लिंग, डार्लिंग, मैं इसे अपने अंदर महसूस कर सकता हूँ, उसने छटपटाते हुए जवाब दिया। हूँ। साशा को समझ नहीं आया। नतालिया, क्या तुम कुछ जानती हो? साशा ने पूछा। नतालिया ने बस नहीं में सिर हिलाया और उसी तटस्थ भाव से वायलट को देखती रही। लेकिन मारिया, जो नतालिया के करीब थी, उसने देखा कि नौकरानी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। कगुया कहाँ है? साशा ने चारों ओर देखते हुए पूछा। वो लॉर्ड विक्टर की छाया में है, नतालिया ने उत्तर दिया, और जारी रखा, वो उसकी रक्षा कर रही है। जब साशा कुछ कहने ही वाली थी, तभी वो अचानक आश्चर्यचकित हो गई जब वायलट बिस्तर से उठी। मुझे मेरी डार्लिंग को देखने की जरूरत है, वो थोड़ा लाल चेहरे के साथ बोली। पहले तुम्हें अपने कपड़े बदलने चाहिए, साशा ने ऐसे स्वर में कहा जिससे इनकार करना संभव नहीं था। वायलट नीचे देखती है और उसकी पोशाक में गंदगी दिखती है। वो अपना सिर हिलाती है और फिर बाथरूम की ओर गायब हो जाती है। मैं आगे बढ़ूंगी, मेरे पति को कुछ हो गया होगा। साशा थोड़ी शर्मिंदगी दिखाते हुए गालों पर उंगली करके बोली। उसे पति शब्द बोलने की आदत नहीं थी। जल्द ही वह भी गायब हो जाती है। केवल एक चीज जिसे सामान्य लोग नोटिस कर सकते थे वह थी एक महिला की छाया। साशा की नौकरानी मारिया भी गायब हो जाती है और साशा का पीछा करती है। यह क्या है? यह क्या है? जब मैंने उस नवजात शिशु के शरीर से निकल रही लपटों के स्तंभ को देखा तो मैंने खुद से पूछा। यह एक आसान काम होना चाहिए था। मैं अहंकारी नवजात शिशु को खत्म कर देता हूं और उस महिला को ले लेता हूं जिसे मैं चाहता हूं। लेकिन ये क्या है? क्या वो सिर्फ एक और नवजात शिशु नहीं था जो वायलट का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था? मैं वायलट को समझता हूं। वह ऊब गई होगी और उसे अपना खिलौना समझने के लिए एक इंसान मिल गया होगा। ऐसा अतीत में कई बार हुआ है और मादा पिशाचों ने हमेशा ऐसा किया है। क्या वो बस इतना ही नहीं था? क्या वो महज एक खिलौना नहीं था? लेकिन उसके पास ये शक्ति क्यों है? उसके पास ये लपटें क्यों हैं? एक नवजात शिशु के पास हिम कबीले की शक्ति कैसे हो सकती है? यह आदमी कौन है? अचानक कॉर्नेलियो को एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी। रोर! हाय! जब कॉर्नेलियो डर के मारे विक्टर की ओर देखने लगा तो वो जमीन पर गिर गया। विक्टर का रूप बदल गया था। गर्मी के कारण उसके कपड़े गायब हो गए थे और वह लगभग नग्न था, लेकिन उसके शरीर को ढकने वाली आग की लपटों के कारण यह ध्यान देने योग्य नहीं था।
विक्टर का पूरा शरीर आग से ढका हुआ था। उसके कान एक अल्फ की तरह तेज दिखने लगे। उसकी आंखों का श्वेत पटल जो पहले सफेद था गहरे काले रंग में बदल गया। उसकी परितारिका खून से लाल हो गई और उसकी आंखों की पुतली किसी की पुतली की तरह दिखने लगी, एक अजगर। उसकी मुस्कुराहट असामान्य रूप से बढ़ गई और कॉर्नेलियो विक्टर के सभी तेज दांत देख सकता था। वह देख सकता था कि विक्टर के दांतों में भी बदलाव आया है। विक्टर के पुराने दांत जो छोटे छोटे नुकीले दांतों जैसे दिखते थे बड़े हो गए और किसी राक्षसी जानवर के दांतों में बदल गए। एश, कैसे? आपके पास वो शक्ति कैसे है? केवल पिशाचों में ही यह शक्ति है। आप कौन है? गर्मी है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे मुक्ति महसूस हो रही है, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरे शरीर के अंदर क्रोध बढ़ता जा रहा था और मैं उस क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। मेरी सभी इंद्रियां बेहतर हो गई। मैं अपने चारों ओर सब कुछ देख, महसूस और सुन सकता था। यह एक असहज एहसास था। मैं सुनहरे बालों वाले पिशाच को देखता हूँ। जब उसने मेरी ओर देखा तो मैंने देखा कि उसने डर के मारे पेशाब करना शुरू कर दिया और जब मैंने ये देखा तो मेरे चेहरे पर परपीड़क मुस्कान आ गई। मैं उसे अपमानित करना चाहता था। मैं उसे और अधिक निराशा में देखना चाहता था। मैं उसकी चीखें सुनना चाहता था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और मैंने देखा कि जब मैंने ऐसा किया तो जिस जमीन पर मैंने कदम रखा उसमें आग लग गई। और मैंने ये भी देखा कि जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया पिशाच का पूरा शरीर डर से कांप उठा। अपने पैरों के थोड़े से जोर के साथ मैं गोरे पिशाच के सामने आता हूं और उसे गर्दन से पकड़ लेता हूं। आहा! वो दर्द से चिल्लाने लगा और उन चीखों को सुनकर मुझे परपीड़क संतुष्टि का एहसास हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ ने उसे बहुत चोट पहुंचाई है। मैंने उसकी गर्दन को और दबाया और मैंने देखा कि उसकी गर्दन आग से जल रही थी। मुझे जाने दो, एल, मुझे जाने दो। मैंने वही किया जो वह चाहता था। मैंने उसे धीरे से छोड़ दिया। बेशक उसे शायद मेरा कोमल पक्ष बहुत पसंद नहीं आया। मैंने उसका गला अपने हाथ में पकड़कर खींचा। आहा! वे उसकी आखिरी चीखें थी और जल्द ही वह और कुछ नहीं बोल सका। जब मैंने उस कुलीन पिशाच को घुटने टेकते हुए देखा, उसका गला खराब हो गया था। जब मैंने उसे भयभीत होकर देखते देखा, मुझे लगा कि मेरा पूरा शरीर खुशी से कांप रहा है। मैं और अधिक चाहता था। मैं उसे निराशा में देखना चाहता था। मैं उसे अपमानित होते देखना चाहता था। मैंने अपने नए खिलौने के साथ खेलना जारी रखने के लिए महान पिशाच की ओर एक कदम बढ़ाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मुझे अचानक खून की तीव्र गंध महसूस हुई और मैंने अपना चेहरा गंध की ओर कर लिया। मैं उस गंध को जानता था। मुझे याद नहीं है कि कहाँ थी, लेकिन मुझे पता था। जल्द ही मुझे अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। ओह! ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे दिल को धीरे धीरे दबा रहा हो। मेरा दिल बहुत दुखा। मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। मैं अपनी पिशाच दृष्टि का उपयोग करता हूँ और जल्द ही मेरी दृष्टि रक्त की दुनिया में बदल जाती है। मैं अपनी दृष्टि के क्षेत्र में सभी मनुष्यों को अनदेखा करता हूँ और अपनी सभी इंद्रियों को रक्त की गंध पर केंद्रित करता हूँ। शीघ्र ही मुझे दो मादा पिशाचों के आसपास स्वर्णिम ऊर्जा से आच्छादित कई मनुष्यों का दृश्य दिखाई देता है। एक मादा पिशाच जमीन पर लेटी हुई थी और वह घायल लग रही थी और दूसरी मादा पिशाच उसकी बाहों को पकड़े हुए घुटनों के बल बैठी थी। फिर मैंने अपना ध्यान घुटनों के बल बैठे पिशाच के काटने के निशान पर केंद्रित किया। मुझे लगा जैसे मेरी दिल की धड़कन उसे बुला रही हो। तब मुझे कुछ समझ आया, रूबी। मैंने अपनी सारी शक्ति अपने पैरों पर केंद्रित की और मैं दोनों पिशाचों की ओर कूद पड़ा। विक्टर को जाता देख कॉर्नेलियो को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। ऐसे क्षेत्र में जो पैदल चलने वाले नागरिकों से भरा होना चाहिए था। शिकारियों का एक समूह दो मादा पिशाचों को घेरे हुए था। पहली महिला ने नौकरानी की पोशाक पहनी हुई थी। उसके सफेद बाल और गुलाबी आंखें थीं और उसके पेट में घाव था। लेडी रूबी, कृपया भाग जाओ, उसने फर्श पर खून खांसते हुए कहा। दूसरी महिला के लाल बाल और हरी आंखें थीं। उसने अपना हाथ पकड़ रखा था जो गहरे घाव से घायल हो गया था। नौकरानी ने जो कहा उसे सुनकर उसने तटस्थ दृष्टि से लूना की ओर देखा। हालांकि रूबी को अच्छी तरह से जानने वाला कोई भी व्यक्ति बता सकता था कि वह लूना के बारे में चिंतित थी। चुप रहो, नौकरानी, उसने आदेश दिया। लूना ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और चुप रही, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ योजना बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि रूबी भाग सके। लेकिन
हमेशा की तरह वह कुछ भी नहीं सोच सकी। वो फर्श पर खांसते हुए खून बहाती है और उस महिला की ओर देखती है जिसने उस पर हमला किया था। उसने एक पेशेवर सफेद जैकेट पहन रखी थी और एक जापानी महिला की तरह दिख रही थी। सफेद त्वचा, काली गोमेद आंखें। वह एक जापानी महिला की तरह ही लंबी लग रही थी। उसकी लंबाई 175 सेमी थी। तभी उसने जापानी महिला को ये कहते सुना, रूबी स्कारलेट, कबीले स्कारलेट की उत्तराधिकारी, आप बिना किसी गार्ड के घूमने में बहुत बहादुर हैं। रूबी ने शुष्कता से कहा, मुझे अंगरक्षकों की आवश्यकता नहीं है। और फिर उसने जारी रखा, हमारी दुनिया के सभी प्राणी मेरी मां के क्रोध को भड़काने के परिणामों को जानते हैं। वह अपनी उंगलियों से अपने घाव को छूती है, फिर उन्हें अपने सामने लाती है। जब वह अपनी उंगली पर खून देखती है तो सोचती है, मुझे घायल हुए कितने साल हो गए। मुझे याद है कि आखिरी बार ऐसा तब हुआ था जब मैं 3 साल का था। मुझे याद है कि उस दिन पृथ्वी से एक देश गायब हो गया था। जब बड़े शिकारियों ने रूबी की बातें सुनी तो वे डर से थोड़ा कांप गए, लेकिन जब उन्होंने जापानी महिला की ओर देखा तो उन्हें अधिक राहत मिली क्योंकि उन्होंने देखा कि महिला डर नहीं रही थी। वाकई, महिला रूबी की बात से सहमति जताते हुए बोली, हमारी दुनिया के सभी प्राणी लेडी कैट स्कारलेट की किंवदंतियों को जानते हैं। उसने देखा कि उसके अधीनस्थ जब महिला का नाम सुनते थे तो डर से कांपने लगते थे और आंतरिक रूप से निराश होकर अपना सिर हिलाते थे, फिर जारी रखते थे। दुनिया की सबसे ताकतवर महिला पिशाच, 2000 साल से भी अधिक पुरानी एक पिशाच, वो तब से पृथ्वी पर घूम रही है जब यीशु इस दुनिया में पैदा हुए थे। पागल, मनोरोगी और चच द्वारा उसे एक राक्षस माना जाता है जिसे हमें कभी भी उत्तेजित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही उसे उकसाया गया, 18 साल पहले जैसी घटना घट सकती है। एक ऐसी घटना जिसने दुनिया को याद दिलाया कि पिशाच कितने भयानक प्राणी हो सकते हैं। जिस क्षण उस घटना का उल्लेख किया जाता है, सभी शिकारी रूबी की ओर ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे खराब निर्णय लिया हो। केवल एक ही व्यक्ति है जिसे ऐसा महसूस नहीं होता है, वो शिकारी कार्लोस है जिसने साशा की नौकरानी पर हमला किया और उसे मार डाला। उसने रूबी की ओर देखा और उसकी आंखों में क्रोध झलक रहा था। तुम्हारे कारण एक पूरा देश पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गया है। रूबी ने तटस्थ दृष्टि से उस आदमी की ओर देखा, तो क्या हुआ? उस आदमी को जो कुछ सुना उस पर विश्वास नहीं हुआ। अपने पाखंड मुझ पर मत फेंको। चर्च ने अपने भगवान के नाम पर कितने लोगों को मार डाला है। चर्च ने अपने भगवान के कारण कितने युद्ध कराए हैं। क्या मुझे ऑर्लियंस के संत की घटना याद आनी चाहिए, जीन डियाक? वे पापी थे। ओह, तो हजारों लोगों की हत्या करना ठीक है क्योंकि आपने कहा था कि वे पापी थे। जैसा कि अपेक्षित था, चर्च के पाखंड की कोई सीमा नहीं है, रूबी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ऐसा व्यवहार मत करो जैसे तुम्हें परवाह है। तुम सिर्फ एक राक्षस हो जो खून चूसता है और मजे के लिए हत्या करता है। कार्लोस गुस्से से चिल्लाया। कार्लोस के साथी बस उसे चौंक कर देखते रहे। वे कार्लोस के रवैये से हैरान थे। आमतौर पर वो ऐसा आदमी नहीं था जो आसानी से चिढ़ जाता। जापानी महिला ने कार्लोस की ओर देखा। उसके साथी के अपहरण ने उस पर इतना प्रभाव डाला हो? रूबी मनोरंजन में धीरे से मुस्कुराई। आप किस पर हंस रहे हो? रूबी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस कार्लोस की ओर देखा और हर कोई देख सकता था कि उसकी आंखें खून से लाल हो गई थी। मैंने अपने जीवन में कभी किसी मानव आत्मा को नहीं मारा है। मैंने हमेशा अस्पतालों में मनुष्यों द्वारा दान किया गया रक्त पिया है। मैंने उन्हें अपने लिए खरीदने के लिए अपनी मां के पैसे का इस्तेमाल किया। नॉवल नेक्स्ट कॉम। कार्लोस ने चौंक कर अपना मुंह खोला। उसने जापानी महिला की ओर देखा। जब उसने जापानी महिला को धीरे से हाथ हिलाते देखा तो उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या कर रहा है। क्या मैंने किसी निर्दोष पर हमला किया? गलत। वो मासूम नहीं, पिशाचिनी है। पिशाच निर्दोष नहीं होता। जैसे ही उसके नुकीले दांत दिखने लगे, रूबी की मुस्कान अस्वाभाविक रूप से बढ़ गई। कठिन सत्य यह है कि तुम शिकारी सिर्फ इसलिए मेरा शिकार करते हो क्योंकि मैं एक पिशाच हूं। मैं एक अलग प्रजाति हूं। हम पिशाचों के लिए सभी मनुष्य सिर्फ मवेशी है और मनुष्यों के लिए पिशाच उनके प्राकृतिक शिकारी है। बस इतना ही। ये प्रकृति का नियम है। हमें रक्त की आवश्यकता है और इस वजह से मेरी कुछ प्रजातियां सक्रिय रूप से मनुष्यों का शिकार करती हैं और इस प्राकृतिक शिकारी से बचाव के लिए आपको बनाया गया था। ये पूरी स्थिति अतीत में लिए गए निर्णयों द्वारा बनाई गई थी और यह चीजों का स्वाभाविक क्रम है।
हालांकि हमने अपने रक्त पिपासु को नियंत्रित करने के लिए अनुष्ठान बनाया है, चर्च के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे बस हमें खत्म करना चाहते हैं। उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, भगवान, प्रेरणाएं, स्पष्टीकरण, और यहां तक कि आपने आज मुझ पर हमला क्यों किया, इस अपरिवर्तनीय सत्य के लिए सिर्फ बहाने हैं। हम शिकारी हैं और आप शिकार हैं, लेकिन दुर्भाग्य से समय के साथ स्थिति खराब हो गई है, बराबरी हो गई, और ये दो शिकारियों की प्रतियोगिता बन गई है। एक जो तभी समाप्त होगी जब पिशाच या मनुष्य पृथ्वी के चेहरे से गायब हो जाएंगे। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, हम विजेता होंगे। रूबी ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ अपनी बात समाप्त की, जिसमें उसके सभी तीखे दांत दिखाई दे रहे थे। सभी शिकारियों ने हैरानी से रूबी की ओर देखा। जब जापानी महिला ने यह देखा तो उसने कहा, जैसा कि अपेक्षित था, तुम्हें भी अपनी मां का पागलपन विरासत में मिला है। मुझे नहीं लगता कि हमें तुम्हें जीवित रहने देना चाहिए। पागल, मैं, फफ, हा 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 हा। रूबी हल्के से हंसी। जापानी महिला ने संदेह से भौहें चढ़ा ली। रूबी ने हंसना बंद कर दिया और चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ बोली, मिज़ुकी, मैं सबसे समझदार पिशाच हूं जिससे आप कभी मिले होंगे। क्या ये आपके आखिरी शब्द हैं? जापानी महिला ने पूछा। रूबी कोई जवाब नहीं देती है, वह बस अपना चेहरा घुमाती है और एक तरफ देखती है और हैरान भाव दिखाती है, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वह मुड़ती है और जापानी महिला की ओर देखती है। तुम लोग बहुत गड़बड़ हो। हूँ, महिला को समझ नहीं आया, लेकिन जब उसे तेज गति से कुछ आता हुआ महसूस हुआ और जब उसने इमारतों के नष्ट होने का शोर सुना तो उसकी अंतरात्मा चिल्ला उठी। अब पीछे हटो, उसने आदेश दिया, और अनुभवी शिकारियों के रूप में उन्होंने तुरंत महिला के आदेशों को सुना। उन्होंने सवाल करने की हिम्मत भी नहीं की। जल्द ही आग से ढका एक प्राणी रूबी के सामने आसमान से गिरता है। जब मिज़ुकी ने अपने सामने राक्षस का रूप देखा तो उसकी सारी वृत्ति खतरे से चिल्ला उठी। वो पूरी तरह सतर्क थी। राक्षस की शक्ल देखकर उसे चच के पोप से मिली जानकारी याद आ गई। याद रखें, मिज़ुकी, आपने जापान में जो पिशाच नष्ट किए थे, रोमानियाई पिशाच उससे बिल्कुल अलग स्तर पर है, खासकर गिनती वर्ग के पिशाच। ये पिशाच सामूहिक विनाश के मानवीय हथियारों की तरह है, और यदि यह पर्याप्त नहीं था तो उनमें एक प्रकार का परिवर्तन है जो इन पिशाचों की शक्तियों की वास्तविक प्रकृति का पता लगाता है। यदि आप अपनी खोज में इस तरह के पिशाच से मिलते हैं, आपको तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। आखिरकार, आपने अभी तक मेरा जनरल बनने के लिए बपतिस्मा नहीं लिया है। पीछे, मुझे खेद है, लेकिन मैं इस आदेश का पालन नहीं करूंगा, मिज़ुकी ने हल्की सी तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ सोचा। सतर्क रहें, लेवल 3 जादू का उपयोग करें। सज्जनों, एक गिनती वर्ग का पिशाच आपके सामने है। यदि आवश्यक हो तो मरने के लिए तैयार रहें। जैसे ही उसने अपनी जेब से पंखा निकाला, वो चिल्लाए, जी महोदया। वह अपना पंखा खोलती है और तटस्थ स्वर में बोलती है, समुद्र और तूफान के जापानी देवता सुसानु, मेरे सहयोगियों को समुद्र की सुरक्षा का आशीर्वाद दे। एटर ओवल नेक्स्ट कॉम। मिज़ुकी के सहयोगियों के पैरों में अचानक पानी दिखाई देने लगा और धीरे धीरे ये पानी शिकारियों को एक सुरक्षात्मक परत में लपेटने लगा, और जल्द ही ये पानी उन प्राचीन जापानी सैनिकों के कवच में बदल गया जो सेनगोकू काल में लड़े थे। भगवान, मेरी मुट्ठी को आशीर्वाद दे ताकि मैं अपना बदला ले सकूं, कालोस ने मिज़ुकी के कवच से ढके हुए कहा। उसकी मुट्ठी सुनहरी ऊर्जा से ढकी होने लगी। जल्द ही सभी शिकारियों ने उसी तरह जादू करना शुरू कर दिया जैसा कालोस ने किया था। प्राणी मिज़ुकी को अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ देखता है जिसमें उसके सभी तेज दांत दिखाई देते हैं। शिकारियों को लगा कि जीव की मुस्कान देखकर उनके शरीर कांप रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि शिकारी कुछ कर पाते, जीव ने उनमें रुचि खो दी और रूबी की ओर मुड़ गया। बैंगनी, रूबी उलझन में बोली, लेकिन जब उसने प्राणी के चेहरे की ओर देखा तो वह सदमे में बोली, डी डार्लिंग, तुम्हें क्या हुआ और तुम्हें ये शक्ति कैसे मिली? रूबी ने उठने की कोशिश की लेकिन वह उठ न सकी। उसने अपने घाव को झुंझलाहट से देखा। इसे ठीक होने में बहुत समय लग रहा है। क्या हो रहा है? मुझे चच द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का विरोध करना चाहिए। रूबी विक्टर के चेहरे को उदासीन भाव से देखती है। उसके दिमाग में इस समय कई विचार चल रहे थे। वह यहाँ क्यों है? उसे इस फॉर्म तक पहुँच क्यों है? मुझे खुशी है कि वह यहाँ है, लेकिन मुझे उसके बारे में चिंता है।
वो मिजुकी जैसे हत्यारे से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। हमें भाग जाना चाहिए। लेकिन मुझे खुशी है कि वह यहाँ है। मैं नहीं चाहता कि वह मर जाए। जब विक्टर की नज़र रूबी के घाव पर पड़ी तो उसे दर्द से अपना दिल दुखता हुआ महसूस हुआ। वह गुस्से में दहाड़ना चाहता था। वह लगभग अपने शरीर पर नियंत्रण खो रहा था। लेकिन अपनी जिद के अंतिम प्रदर्शन के रूप में वह ऐसी स्थिति में रहने में कामयाब रहा जहां उसे सब कुछ इस तरह समझ में आया जैसे कि यह एक सपना था। वह जाग रहा था और साथ ही सो भी रहा था। लेकिन केवल एक ही चीज थी जिसके बारे में वह निश्चित था। केवल एक ही चीज जो वो अभी करना चाहता था। मैं उन्हें मार डालूंगा। अचानक सभी शिकारियों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ सेकंड के लिए दुनिया का सारा रंग उड़ गया हो। हर किसी को हत्या के इरादे का एहसास इतनी दृढ़ता से हुआ कि वे कुछ सेकंड के लिए सांस लेना ही भूल गए। विक्टर मुड़ता है और शिकारियों की ओर देखता है। जब शिकारियों ने विक्टर की ओर देखा तो उन्हें लगा कि उनका शरीर अचानक भारी हो गया है। डर, इंसानों की सबसे शुद्ध भावना, यही वे अब महसूस कर रहे थे। वे सांस नहीं ले पा रहे थे, वे हिल नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते थे और वे बस जम गए थे। यह क्या है? एक थोड़े युवा शिकारी ने कांपते हुए पूछा। कुछ वर्षों से पिशाचों का शिकार करने के बावजूद उसे कभी भी इस तरह का पिशाच नहीं मिला। सीसी, शांत हो जाओ, एक शिकारी बहुत हकलाते हुए बोला। विक्टर की आंखें इधर उधर देखने लगी। वो हर पल पागल होता जा रहा था। उसने कई बार अपनी मुठियां खोली और बंद करते हुए सभी शिकारियों को देखा। मिजुकी उसे तटस्थ भाव से देखती है और सोचती है, वह मेरी कल्पना से भी कमजोर है। इसलिए उसने पंखा अपने सामने कर लिया और धीमी आवाज में बोली, सुकुयोमी, मुझे रात की शांति दो, चांदनी रात की शांति। श्वेत ऊर्जा मिजुकी के पंखे पर केंद्रित होती है और फिर वह पंखा हिलाती है और यह ऊर्जा उसके सभी अधीनस्थों की ओर बढ़ती है। और मानो ये कोई जादू हो, हर कोई शांत होने लगा। सभी को आंतरिक शांति महसूस हुई और उन्हें अब डर महसूस नहीं हुआ। लेकिन जादू लंबे समय तक नहीं रहा क्योंकि विक्टर ने अचानक एक चाल चली और एक शिकारी के सामने आ गया। वह अपने नुकीले दांतों से भरा मुंह खोलता है और शिकारी की गर्दन पर काटता है। आहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। शिकारी अब चिल्ला नहीं सका क्योंकि जल्द ही वह एक सूखी मम्मी में बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो, उसके शरीर में खून। विक्टर शिकारी को काटना बंद कर देता है और जब वह अपना सिर छोड़ता है तो शिकारी का पूरा शरीर राख में बदल जाता है। यहां तक कि उस पर छिड़का गया शिकारी का खून भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। इस प्रदर्शन से शिकारी भयभीत हो गए। केवल अधिक अनुभवी शिकारी ही प्रभावित नहीं हुए। ये सब मिजुकी के जादू के कारण हुआ और क्योंकि उन्होंने अतीत में कुछ ऐसा ही देखा था। उसने मेरे कवच को इतनी आसानी से नष्ट कर दिया। मिजुकी अविश्वास में टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या मैं अपने फैसले में गलत था? उसने उलझन में सोचा। फिर उसने आदेश दिया, इस राक्षस का शरीर बहुत गर्म है। यदि आपके पास उच्च स्तरीय सुरक्षा तकनीक नहीं है तो करीब न आए, अन्यथा आप राख में बदल जाएंगे। कार्लोस, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जी महोदया। कार्लोस विक्टर की ओर दौड़ता है और उसके चेहरे पर मुक्का मारता है। विक्टर उसके चेहरे पर मुक्का देखता है और जल्द ही वो मुस्कुराता है जैसे वो प्रभावित नहीं हुआ है। राक्षस, मुझ पर मत हंसो। कार्लोस ने उस पर फिर से हमला किया, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। वो विक्टर के शरीर को चोट नहीं पहुंचा सका। विक्टर ने कार्लोस का गंजा सिर पकड़ लिया। जब विक्टर अपना सिर पकड़ता है तो कार्लोस को अपना मांस जलने का एहसास होता है। विक्टर दूसरे शिकारी की ओर दौड़ता है और उन्हें सिर से पकड़ लेता है। जो दोस्त इस शिकारी के बगल में था उसने विक्टर के हाथ काटने की कोशिश की, लेकिन सुनहरी तलवार ने विक्टर की त्वचा को ही खरोंच दिया। विक्टर अपने पकड़े हुए दोनों सिरों को ऐसे देखता है मानो वे तरबूज हों। वह एक बड़ी विकृत मुस्कान बिखेरता है। कार्लोस को एहसास हुआ कि विक्टर क्या करने का इरादा रखता है। वो तुरंत एक रक्षात्मक मंत्र का उपयोग करता है। विक्टर ने दो व्यक्तियों के सिर पर एक साथ प्रहार किया। दरार, हड्डियों के टूटने की आवाजें आस पास के सभी शिकारियों ने सुनी। कार्लोस हमले से बचने में कामयाब रहा, लेकिन शिकारी जो उसका अधीनस्थ था उसका दिमाग उड़ गया था। विक्टर कार्लोस को गर्दन से पकड़ लेता है और उसे अपनी पूरी ताकत से दूसरे शिकारियों पर फेंक देता है। ओह, मुझे पकड़ लो, कार्लोस चिल्लाया जब उसे एहसास हुआ कि वह अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को व्यवस्थित नहीं कर सका।
उसने एक जादू बोलना शुरू कर दिया और जल्द ही उसका शरीर सुनहरा चमक रहा था। कालोस के अधीनस्थ अपना सिर हिलाते हैं और कालोस के शरीर को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि कालोस कुछ कर पाता, उसने देखा कि आग का एक विशाल गोला उनकी ओर उड़ रहा है। बकवास, बूम, आह! उन आतिशबाजियों को देखकर और शिकारियों की चीखें सुनकर विक्टर की परपीड़क मुस्कान संतुष्टि में बदल गई। हमें भागना होगा, एक शिकारी डर के मारे बोला। उसने अपनी लार निगल ली और चिल्लाया, हम इस राक्षस से नहीं लड़ सकते। क्या आप इन राक्षसों से दूर भागने वाले हैं? हमें उन्हें मारना ही होगा, एक और कट्टर शिकारी बोला। भाड़ में जाओ, मैं इस तरह की बकवास पर मरने वाला नहीं हूं। जब ये शिकारी भागने वाला था तो उसे मिजुकी की आवाज सुनाई दी। क्या यह एक शिकारी का रवैया है? यदि आप मरने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपको इस नौकरी में नहीं रहना चाहिए। वह स्पष्ट उपेक्षा भाव से बोली। उसे उस शिकारी के कायरतापूर्ण रवैये से नफरत थी। वो बेकार पुरुषों की उपेक्षा करती है। ये राक्षस अजीब है। वो मजबूत है, लेकिन उसमें अनुभवहीनता की भावना है। वो सीधे तौर पर अपनी शक्ति का उपयोग कर रहा है। आइए कुछ प्रयास करें। बिश्मोटेन, इसे मेरे दुश्मनों को नष्ट करने के लिए एक हथियार दो। वो तटस्थ स्वर में बोली और उसका पंखा लाल चमकने लगा। फिर अचानक उसका पंखा 2 मीटर लंबे ओडाची में बदल गया। मिजुकी अपने दाहिने हाथ से ओडाची को उठाती है जैसे कि वह भारी न हो और उसे अपने कंधे पर रखती है और एक शिकारी मुस्कान दिखाती है। हर कोई महसूस कर सकता था कि मिजुकी के आस पास की हवा बदल गई है। अगर पहले वो एक सुंदर महिला की तरह दिखती थी, तो अब वो एक जंगली जानवर की तरह दिखती है। मिजुकी अपने बाएं हाथ से अपनी जेब से एक ताबीज लेती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है और ताबीज को अपने सामने रखती है। अबे नो सेमी, इस ओनी को हराने के लिए मुझे अपनी बुद्धि उधार दो। तावीज नीली रोशनी में गायब हो गया और जल्द ही वही रोशनी मिजुकी के शरीर को ढकने लगी। जब उसने आंखें खोली तो उनमें एक जादुई घेरा बना हुआ था। मिजुकी थोड़ा झुकती है और धीरे धीरे तलवार का ब्लेड नीली ऊर्जा से ढकने लगता है। वो अपने घुटनों को मोड़ती है और एक झटके के साथ मिसाइल की तरह विक्टर की ओर उड़ती है। जब वो विक्टर के करीब पहुंची तो उसने ओडाची को तिरछे लहराया। खतरे को महसूस करते हुए विक्टर अचानक मिजुकी के सामने से गायब हो जाता है और उसके पास आता है। फिर वो उस पर हमला करता है और उसका सिर फाड़ने की कोशिश करता है। ये बेकार है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि उसके शरीर में नीली ऊर्जा चमक रही थी। विक्टर को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन वह अचानक उस दर्द से चिल्लाया जो उसने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। आहा! वह ऐसे चिल्लाया जैसे वह कोई जानवर घायल हो रहा हो। विक्टर, जब रूबी ने उसकी छाती पर चोट का निशान देखा तो वह चिंता से चिल्ला उठी। विक्टर ने अपने खून से लथपथ सीने को पकड़ लिया। धीरे धीरे उसके शरीर को ढकने वाली आग काफी कमजोर होने लगी। यह महसूस करते हुए कि यह एक अवसर था, मिजुकी ने एक उन्मत्त मुस्कान बिखेरी और ओडाची को फिर से दिखाया। इस बार वह उसका सिर चाहती थी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन इससे पहले कि उसकी तलवार विक्टर के सिर को चीरती, उसके सामने बर्फ की एक विशाल दीवार दिखाई दी। मिजुकी की ओडाची ने बर्फ की दीवार को आसानी से काट दिया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि राक्षस अब उसके सामने नहीं है। उसने एक महिला की तटस्थ आवाज भी सुनी। वह अपना चेहरा घुमाती है और नौकरानी की पोशाक पहने एक महिला को देखती है। उसने महिला की खून से लाल आंखों में देखा और महसूस किया कि वह एक पिशाच थी। क्षमा करें, लेकिन मैं तुम्हें अपने स्वामी को मारने नहीं दे सकता। मेरे पास अभी तक पर्याप्त हेडपेट्स नहीं है। नौकरानी के पैरों पर अंधेरा देखकर मिजुकी बोली, कुरोयामी कबीला। ओह, जब से मैंने ये नाम सुना है काफी समय हो गया है। कगुया ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। मिजुकी चारों ओर देखती है और देखती है कि राक्षस को रूबी ने गले लगाया हुआ था। राक्षस के पास पहले की तुलना में बहुत कमजोर आग थी और उसने ये भी देखा कि रूबी अपनी बर्फ की क्षमता का उपयोग उस घाव को बंद करने के लिए कर रही थी जो उसने राक्षस को दिया था। जब मैंने जापान के महान पिशाचों को नष्ट कर दिया तो मैंने उनके अभिलेखों में देखा जिसमें पिशाचों के एक कबीले के बारे में बात की गई थी जो छाया को नियंत्रित कर सकते थे। वे जापान में सबसे अच्छे हत्यारे थे। पिशाच निंजा का एक कबीला एक महान पिशाच द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जिनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे टोयोटामी हिदेयोशी के साथ। उसने थोड़ा आगे देखा और देखा कि रूबी की नौकरानी गायब हो गई थी। वह कहाँ है?
वे हमारे बारे में रिकॉर्ड रखते थे। क्या आश्चर्य है, मुझे लगा कि वे हमें भूल गए हैं, कागुया भावशून्य स्वर में बोला। मिजुकी खतरनाक आंखों से और चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ राक्षस को देख रही थी। पिछले टकराव से वो समझ सकती है कि राक्षस लड़ने में अनुभवहीन था। उसके पास बहुत ताकत थी, यह एक सच्चाई है, लेकिन वह नहीं जानता था कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। एक शिकारी के खिलाफ लड़ाई में शक्ति और उसे नियंत्रित करने का ज्ञान न होना घातक है। मुझे उसे खत्म करना है, उसके जैसा राक्षस जीवित नहीं रह सकता। मुझे यह अवसर नहीं चूकना चाहिए, उसने दृढ़ निश्चय के साथ सोचा। खांसी। विक्टर के खांसते हुए फर्श पर काला खून जमा हो गया और जल्द ही उसके शरीर को ढकने वाली आग धीरे धीरे खत्म होने लगी और अंततः उसका परिवर्तन पूर्ववत हो गया। वह वापस सामान्य हो गया था। जहर असर कर रहा है, अच्छा है, लेकिन ये केवल अस्थायी है। ये जहर इतना मजबूत नहीं है कि कुलीन पिशाचों को मार सके। मुझे इसे खत्म करना होगा, मिजुकी ने सोचा। डार्लिंग, क्या तुम ठीक हो? डार्लिंग, रूबी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन विक्टर की आंखों पर ध्यान ही नहीं गया, जैसे वह बेजान हो। फर्श पर काला खून देखकर कागुया ने मिजुकी की ओर देखा। तुमने क्या किया? यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको जानने की जरूरत है, मिजुकी ने खुद को स्थिति में रखते हुए बात की। उसने ओडाची को फिर से अपने कंधे पर रखा और अपना घुटना मोड़ा। फिर उसने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला। ताबीज चमकने लगा और जल्द ही उसने कागुया पर ताबीज फेंकते हुए कहा, केन जो फा ओडर। ताबीज से ज्वाला की एक लहर उठी और कागुया की ओर उड़ गई। कागुया ने तटस्थ भाव से आग की ओर आते हुए देखा। ओनेओजुत्सु, यह इन दिनों दुर्लभ है। कागुया का शरीर अंधेरे से ढकने लगा और जल्द ही उसके हाथों में 2 खंजर दिखाई दिए। उसने आग को क्षैतिज रूप से काट दिया और जब आग बुझ गई तो उसने मिजुकी को तेज गति से उसकी ओर भागते देखा। कागुया का अंधेरा बढ़ने लगा। धीरे धीरे अंधेरा जमीन की ओर खिसकने लगा और जल्द ही उसके चारों ओर की सारी जमीन कालेपन से ढक गई। यह ऐसा था मानो कागुया ने सिर्फ उसके लिए एक क्षेत्र बनाया हो। जब मिजुकी कागुया के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो अचानक हजारों काले हाथ जमीन से बाहर निकलने लगते हैं और मिजुकी की ओर बढ़ने लगते हैं। कष्टप्रद। मिजुकी की तलवार गड़गड़ाहट से धकने लगती है और एक विकर्म स्विंग के साथ वह कागुया द्वारा बनाए गए सभी छाया हाथों को खत्म कर देती है। वो कहाँ है? मिजुकी ने चारों ओर देखते हुए कहा। तुमने मेरे मालिक को चोट पहुंचाई, यह एक गंभीर अपराध है। उसने अपने कान में एक आवाज सुनी। मिजुकी ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह भाग नहीं पाई। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि एक खंजर उसके दिल में चुभ गया है, उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव आ गए। ऐसा लग रहा था मानो उसे विश्वास ही नहीं था कि उसे इतनी आसानी से हटा दिया जाएगा। खांसी। उसने खांसते हुए फर्श पर खून फैला दिया। कागुया ने मिजुकी के दिल से खंजर निकाला और जब वह उसका सिर काटने गई तो उसे एक प्राचीन और शक्तिशाली आवाज सुनाई दी। पर्याप्त। एक नीली शक्ति ने मिजुकी के शरीर को छोड़ दिया और कागुया जल्दी से छाया में गायब हो गया और विक्टर के पास लौट आया। एक संरक्षक आत्मा। जब कागुया ने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा जो मिजुकी के चारों ओर तैर रहा था, तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बूढ़ा आदमी अपने हाथ में पंखा हिलाता है और जल्द ही कागुया द्वारा मिजुकी को दिया गया घाव तेज गति से पुनर्जीवित होने लगा। उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और कागुया की ओर तटस्थ दृष्टि से देखा। ओनी, तुम बहुत गुप्त तकनीक का उपयोग करते हो। धन्यवाद मास्टर, मिजुकी ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। मूर्ख शिष्य, तुम इन विदेशी भूमि पर आते हो और सबसे पहली चीज जो तुम करते हो वह है दुश्मन को जाने बिना लड़ना। मैं निराश हूं। क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? बूढ़े व्यक्ति ने मिजुकी के धन्यवाद को नजरअंदाज कर दिया और उसे व्याख्यान देना शुरू कर दिया। ओह, मिजुकी ने अपने कान पर हाथ रखा और अपने गुरु की बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वह अपने मन में गुरु का उपदेश सुन सकी। कागुया ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और कुछ ऐसी विशेषता खोजने की कोशिश की जिससे वो उसे एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में पहचान सके। वह जानती है कि आत्माएं नायक हैं जो अतीत में लड़े हैं और गिरे हैं, और जादू के माध्यम से उन्हें बुलाया जा सकता है। वो ये भी जानती है कि यह आह्वान की एक तकनीक है जो बहुत समय पहले खो गई थी। बूढ़े आदमी के हाथ में पंखे पर पेंटाग्राम चिन्ह देखकर वो समझ गई और पता चला कि यह कौन था। अबे नो सेमी। बूढ़ा व्यक्ति कागुया की बातें सुनता है
अपने शिष्य को व्याख्यान देना बंद कर देता है और कागुया की ओर देखता है। फिर वह अपनी आंखें थोड़ी खोलता है। जब कागुया ने जादुई पेंटाग्राम देखा जो उसकी आंखों में मिजुकी के जादुई चक्र के समान था, तो वह समझ गई कि उसने सही अनुमान लगाया था। ओह, क्या आप मुझे जानते हैं, ओनी? और यह सोचने के लिए कि मेरी किंवदंतियां इस विदेशी महाद्वीप तक फैल गई है। जब बूढ़ा कुछ कहने ही वाला था कि उसे दो महिलाओं की आवाज सुनाई दी। प्रिया, वायलट, साशा और मारिया पहुंचे और रूबी को विक्टर को पकड़े हुए देखा, जिसके चेहरे पर एक अस्पष्ट भाव था जैसे कि वह बेजान हो। नॉवल नेक्स्ट कॉम। जब विक्टर ने वायलट और साशा की आवाज सुनी तो उसकी नीली आंखें थोड़ी चमक उठी और उसने अपना हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर को लकवा मार गया है और वह कुछ भी हिला नहीं पा रहा है। वो चारों ओर की हर चीज को समझ और सुन सकता है लेकिन हिल नहीं सकता है। वायलट विक्टर की ओर लपकती है और उसकी जांच करने लगती है, ये देखकर कि वो बहुत बुरी स्थिति में है। उसकी आंखों के सामने पागलपन के कारण अंधेरा छाने लगा। वो मिजुकी को देखती है और कहती है, तुमने ये किया। मिजुकी कुछ कहने की कोशिश करने जा रही थी, लेकिन वायलट के गुस्से के कारण उसकी बात बाधित हो गई। तुमने ये किया। वायलट के शरीर से आग निकलने लगी। उसके आसपास का माहौल दमघोटू होने लगा। वायलट धीरे धीरे गुस्से में खोती जा रही थी। शांत हो जाओ वायलट, हमें दूर जाना होगा और अपने पति को ठीक करना होगा, रूबी ठंडे स्वर में बोली। मानो जादू से वायलट के चारों ओर की आग गायब हो गई और उसकी आंखें स्पष्टता से चमक उठी। उसने विक्टर की ओर देखा और हताशा में अपने होंठ काट लिए। मुझे उसकी तरफ होना चाहिए। मैं उस कुतिया को मारने जा रहा हूं। अचानक सभी को एक धमाका सुनाई दिया जैसे जमीन पर बिजली गिरी हो। ओनी, तुम क्या कर रहे हो? बूढ़े व्यक्ति ने तटस्थ भाव से पूछा और साशा की ओर देखा जिसने मिजुकी पर हमला किया था, जिसने अपनी ओडाची से अपना बचाव किया था। साशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस मिजुकी की ओर नफरत भरी आंखों से देखा। साशा के चारों ओर बिजली कड़कने लगी और जल्द ही वह एक झटके में गायब हो गई और मिजुकी पर फिर से हमला कर दिया। ओह, मिजुकी हमला करने में सक्षम नहीं थी। साशा बहुत तेज थी, इसलिए उसने अपनी ओडाची के साथ एक रक्षात्मक स्थिति ग्रहण की और अपने शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों की रक्षा की। आत्मा ने हर चीज को दिलचस्पी से देखा। उसे लड़ाई में हस्तक्षेप करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह अपनी आंखों में चमकती जिज्ञासा के साथ सब कुछ देखता रहा। साशा ने अपने पैरों से खंजर निकाला और मिजुकी के शरीर पर छोटे छोटे कट लगाने शुरू कर दिए। खंजर मिजुकी के शरीर को छेद नहीं सका। हार मान लो, ओनी। तुम मेरे शिष्यों की रक्षा में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम तेज हो, लेकिन तुम पर्याप्त मजबूत नहीं हो, बूढ़ा तटस्थ स्वर में बोला। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर साशा की आंखों में और अधिक नफरत चमक उठी। वह विक्टर को उस हालत में छोड़ने के लिए उस महिला से नफरत करती है और वह उसे कम आंकने के लिए बूढ़े आदमी से नफरत करती है। साशा का शरीर पीला पड़ने लगा। साशा, अपना आपा मत खो। यदि तुम इस शक्ति का उपयोग बहुत लंबे समय तक करोगे तो तुम अक्षम हो जाओगे, रूबी ने चिल्लाकर कहा। साशा गुस्से से चिल्लाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस कुतिया को मारने जा रही हूं। बूम! साशा के शरीर पर बिजली गिरी और धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। उसके कान बढ़ने लगे और एक योगिनी की तरह लंबे हो गए। उसके दांत बढ़ने लगे और तेज हो गए। वो थोड़ी ऊंची हो गई और जल्द ही वो विक्टर के परिवर्तन के एक महिला संस्करण में बदल गई। अंतर केवल इतना था कि उसका शरीर पीली बिजली से ढका हुआ था और उसकी शक्तियां उसके पैरों में केंद्रित लग रही थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, एक और गिनती वर्ग का पिशाच, मिजुकी ने साशा से दूर जाते हुए कहा। एक पल के लिए उसने आत्मा को घृणा भरी दृष्टि से देखा। वह जानती है कि वह परपीड़क बूढ़ा तभी कुछ मदद करेगा जब वह मरने वाली होगी। जनरल मैरी कार्लोस, जिसका पूरा शरीर जल चुका था, दूर से मारिया को देखकर चिल्लाने लगा। मारिया ने एक पल के लिए कार्लोस की ओर देखा। उसकी आंखें उसके पास वापस जाने की इच्छा से चमक उठी, लेकिन मालिक का आदेश अटल था। वो कुछ नहीं कर सकी। रूबी ने चारों ओर देखा और देखा कि विक्टर ने जिन शिकारियों से लड़ाई की थी और मारे नहीं थे, वे स्वस्थ अवस्था में लौट रहे थे। उसने मिजुकी की ओर देखा और देखा कि महिला किसी अजीब तकनीक से ठीक हो रही थी जिसका वह उपयोग कर रही थी। शिकारियों का पलड़ा भारी था। मिजुकी एक जनरल है जिसका ध्यान समर्थन और हाथापाई पर है। जब तक वह जीवित है,
हम उन सभी को खत्म नहीं कर पाएंगे। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि पुरानी भावना अभी भी आसपास है, हमें पीछे हटना होगा। रूबी ने शांति से स्थिति का विश्लेषण किया। साशा, कार्लोस की आवाज सुनकर मिजुकी में रुचि खो देती है और बदला लेने की लालसा वाली आंखों से कार्लोस को देखती है। रूबी पहली बार क्रोधित हुई और चिल्लाए, साशा, पकड़ बनाओ, तय करो कि अब तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तुम्हारा बदला या हमारा पति। साशा रूबी की ओर मुड़ती है। वह विक्टर को फर्श पर ऐसे देखती है जैसे वह मर गया हो और निराशा में अपने होंठ काटती है, लेकिन जल्द ही वह निर्णय लेती है। वो जहां थी वहां से गायब हो जाती है और विक्टर के बगल में दिखाई देती है। केवल एक चीज जो शिकारी देख सकते थे, बिजली का एक निशान था। वाह, मिजुकी ने चारों ओर देखा और देखा कि सामान्य शिकारी अपनी गर्दन काटकर जमीन पर गिरने लगे थे। वे सभी जो साशा पर प्रतिक्रिया नहीं कर सके, उसके खंजर से मारे गए। केवल वही शिकारी बचे थे जिनके पास कार्लोस जैसे उच्च स्तरीय रक्षात्मक जादू थे। हमें पीछे हटना चाहिए, साशा ने तब कहा जब उसका परिवर्तन पूर्ववत हो गया था। ये देखकर कि साशा कुछ जोर जोर से सांस ले रही थी, रूबी ने सोचा, वो अभी भी इस परिवर्तन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाई है। वो बहुत लापरवाह थी। ओनी, क्या आपको लगता है कि आपको ये जगह छोड़ने की अनुमति है? बूढ़ी आत्मा ने पंखा अपने मुंह के सामने रखते हुए पूछा। मिजुकी ओडाची को उठाती है और अपने कंधे पर रखती है और अपने दूसरे हाथ से एक ताबीज पकड़ते हुए बोलती है, किरण, देवताओं के दूत, ओनी मेरी दृष्टि में है और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। उसने खुद को दौड़ने और पिशाचों पर हमला करने के लिए तैयार किया, लेकिन जब उसने देखा कि उसका मालिक उसे कुछ न करने के लिए कह रहा है तो वह रुक गई। रूबी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पुरानी भावना को देखा। हमें इस जगह को छोड़ने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अपना दिक अपनी गांड से बाहर निकालें, आप सिर्फ एक मरे हुए आदमी हैं। फिर वह साशा और वायलट की ओर देखती है, मानो उन्हें कुछ करने का संकेत दे रही हो। दोनों महिलाएं मुस्कुराती हैं जैसे कि वे कुछ समझ रही हों। ओह, बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली। उसकी अभिव्यक्ति तिरस्कार में बदल गई। आपको लगता है? बस चुप रहो, बकवास करो। तुम उस गड्ढे में वापस क्यों नहीं जाते जहां से तुम निकले हो? क्या तुम्हारी मां ने तुम्हें आज्ञाकारी होना नहीं सिखाया? वायलट गुस्से में बोली, फिर उसने अपनी तिरस्कारपूर्ण मुस्कान बिखेरी। ओह, मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कर सकती है। आखिरकार वह अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने में व्यस्त थी। वह आपको कभी कुछ नहीं सिखा सकी। अरे, बूढ़े का चेहरा गुस्से से विकृत होने लगा। आप अब, रूबी बोली। कागुया अचानक छाया में गायब हो जाता है और विक्टर की छाया में प्रवेश करता है। इसके तुरंत बाद रूबी एक बड़ी बर्फ की दीवार बनाती है। वायलट एक बड़ी आग का गोला बनाता है और दीवार पर हमला करता है। बूम! जब आग का गोला रूबी की बर्फ की दीवार से टकराया तो एक विस्फोट हुआ। जल्द ही चारों ओर घना कोहरा छा गया। मौके का फायदा उठाते हुए साशा वायलट और विक्टर को अपने कंधों पर पकड़ लेती है और बिजली के निशान छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ती है। रूबी मारिया के साथ भी ऐसा ही करती है और साशा के पीछे थोड़ा दौड़ती है। बच्चों की तरकीबें। कार्लोस चिल्लाया और हवा में मुक्का मारा, और कार्लोस की मुट्ठी के दबाव से उसने कोहरे में डूबे पूरे क्षेत्र को साफ कर दिया। जब उसने चारों ओर देखा और देखा कि कोई नहीं था, तो वह गुस्से से चिल्लाया। वे भाग गए। कार्लोस के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए मिजुकी ने अपने मालिक की ओर देखा। क्योंकि तुमने मुझे रोका, मैं उन्हें नहीं मार सका। अबे नो, सेमी ने बस निराशा में आह भरी और मिजुकी की ओर देखा। मूर्ख शिष्य, तुम्हें अभी भी और अधिक प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। मिजुकी को समझ नहीं आया कि उसके मालिक ने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दी, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। वो अपने मालिक की अजीबता की आदी थी। हम क्या करें, जनरल? एक शिकारी जो बच गया उसने पूछा। मिजुकी चारों ओर देखती है और जब वो उनके द्वारा पैदा की गई गंदगी को देखती है, तो वह कहती है, हमें पीछे हटना चाहिए। गिरे हुए शिकारियों के शव बरामद करें और चलो अपने अस्थायी अड्डे पर वापस चलें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अच्छा निर्णय, उसके मालिक ने प्रशंसा की। जबकि शिकारियों ने गिरे हुए लड़ाकों के शव बरामद कर लिए। मिजुकी का मालिक गहरी सोच में था। अबे नो, सेमी उस बूढ़े व्यक्ति का नाम है। वह जीवित समय का एक अनोखा ओझा है। मरने के बाद भी वह एक शक्तिशाली आत्मा बन गया। लेकिन जब मैं जीवित था तो अनगिनत ओनी से लड़ने वाला ये शक्तिशाली ओझा भी किसी से डरता था।
वह अकोमा अभी भी जीवित है हो, और उसकी एक बेटी थी। मुझे लगता है कि इस युग में दुनिया खत्म हो जाएगी। जिस क्षण ये बूढ़ा ओझा अपने शिष्य को बचाने के लिए प्रकट हुआ, उसने तुरंत महसूस किया कि एक जानवर दूर से उसे देख रहा है, और उसी क्षण से वह जानता था कि वह लाल बालों वाली महिला के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकता या उसे गंभीर रूप से चोट नहीं पहुंचा सकता। आखिरकार वह स्थायी रूप से मरना नहीं चाहता था। उसके पास बहुत सी चीजें थी जो वह करना चाहता था। कई किमी दूर एक इमारत में 7 लोगों को देखा जा सकता था। उन्होंने एक काला सूट पहना हुआ था जो पूरे शरीर को ढक रहा था, और एक पूरा काला मुखौटा पहना हुआ था जो इन व्यक्तियों के चेहरे की अभिव्यक्ति को छिपा रहा था। और इन व्यक्तियों के सामने एक महिला थी जिसने काली जीन्स, एक काली वी गर्दन टी शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें उसकी शर्ट के नीचे उसके एच कप आकार के स्तन दिखाई दे रहे थे। बिना ज्यादा त्वचा छुपाए, विशेषकर उसके विशाल स्तनों का क्षेत्र, उन्होंने शॉर्ट ब्लैक सूट जैकेट भी पहना था। हमें उस नवजात को खत्म करना होगा। उसने नियम तोड़े हैं। उन 7 प्राणियों में से एक, जिन्होंने मुखौटा पहना हुआ था, अज्ञात आवाज में बात की। ऐसा लग रहा था कि वे अपनी आवाज छिपाने के लिए किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं। खुले तौर पर अपनी शक्ति का उपयोग करके उसने हमें बेनकाब कर दिया है। इसे खत्म किया जाना चाहिए। 3 नकाबपोश लोग नवजात पिशाच को खत्म करने के लिए सहमत हो गए, लेकिन बाकी 4 चुप रहे और सतर्क दृष्टि से महिला को देखते रहे। आखिरकार वे इस लाल बालों वाली महिला के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते थे। फुफुफु महिला सौम्य तरीके से मुस्कुराई, जबकि उसकी निगाहें पागलों की तरह चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह दूर से कुछ देख रही हो। तीनों नकाबपोशों ने बात करना बंद कर दिया और आशंकित दृष्टि से महिला की ओर देखा। वे महिला को भड़काना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे उसकी सौम्य मुस्कान एक पागलपन भरी मुस्कान में बदलने लगी। हा 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 हा, दिलचस्प दिलचस्प, मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, जिसे मैंने एक बच्चे के रूप में बड़े ध्यान से पाला, उसे एक पति मिल गया। अचानक वह मुड़ती है और 7 नकाबपोश प्राणियों को देखती है। मैंने सुना है कि पहले राजकुमार के बेटे को दुनिया की यात्रा करना पसंद है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे उससे मिलना चाहिए। 6 नकाबपोश प्राणियों को नकाब के नीचे डर से पसीना आने लगा। उन्हें नहीं पता था कि इस पागल औरत की बातों का क्या मतलब निकाला जाए। क्या वो कोई सवाल पूछ रही है, या क्या वो प्रथम राजकुमार के बेटे की जान को खतरा दे रही है? वे नहीं जानते थे, इसीलिए उन्हें इस महिला के साथ व्यवहार करना पसंद नहीं है। 7वें नकाबपोश व्यक्ति ने, जो शांत था, जल्दी से कहा, हम एक दूसरे को समझते हैं, हम कुछ नहीं जानते और हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन मैंने एक सवाल पूछा, महिला भ्रमित चेहरे के साथ बोली, लेकिन उसकी पागल मुस्कान उसके चेहरे से कभी नहीं गई। नकाबपोश आदमी का शरीर डर से कांप उठा। हम जानते हैं। लेडी स्केच हमेशा सही होती है। चिंता मत करो, जो हुआ उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। हम इस स्थिति की सारी जिम्मेदारी लेडी स्केच पर छोड़ देंगे। क्या आप जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ने जा रहे हैं? महिला की आंखें खतरनाक ढंग से चमकने लगीं। हाय, नकाबपोश आदमी एक छोटी लड़की की तरह चिल्लाया और कहा, मेरा मतलब है, हम यहां कभी नहीं थे, इसलिए ये घटना कभी नहीं हुई। महिला की आंखों की चमक रुक गई और जल्द ही वह सौम्य तरीके से मुस्कुराने लगी। कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, अब आप लोग जा सकते हैं। जी महोदया, चिल्लाने वाले नकाबपोश आदमी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी जैसे कि वह एक सैनिक था जिसने वरिष्ठ को जवाब दिया था, और जल्द ही नकाबपोश आदमी गायब हो गया। बाकी 6 नकाबपोश पूरी स्थिति को निःशब्द होकर देखते रहे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? शू शू, वह ऐसे बोली जैसे वह किसी कुत्ते से बात कर रही हो। 6 नकाबपोश अपनी स्तब्धता से जागते हैं और तुरंत गायब हो जाते हैं। ये देखकर कि नकाबपोश गायब हो गए, वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी से मिलने जाऊंगा। लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति गंभीर चेहरे में बदल गई। लेकिन पहले मुझे कुछ चीजें सुलझानी होंगी। 5 फरवरी, विक्टर के 2 दिन बाद, वायलट, साशा और रूबी शिकारियों से भिड़ गए। रात, वर्तमान स्थान, वेटिकन, द इंक्विजिशन संगठन का मुख्यालय। वेटिकन सिटी के आसमान में एक लाल विमान 30,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ रहा था। लेडी स्कैथ, हम आ गए हैं, विमान के पायलट ने उस महिला को सूचित किया जो अपने चेहरे पर एक फोटो एल्बम के साथ लेटी हुई थी।
महिला अपनी आंखें खोलती है, अपने चेहरे से फोटो एल्बम लेती है और उसे अपने बगल की मेज पर रख देती है। मैं जल्द ही वापस आऊंगी, रूबी, महिला ने फोटो एल्बम को देखते हुए प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, जो धीरे धीरे जमने लगा था, और जल्द ही यह एक शुद्ध बर्फ की छाती में था जो काफी मजबूत लग रहा था। महिला थोड़ा सा खिंचाव करती है और जब वह ऐसा करती है तो उसके बड़े स्तन उसके पहने हुए ब्लाउज से बाहर आने की धमकी देते हैं। लेकिन उस आकर्षक दृश्य के बाद भी पायलट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और न ही महिला के स्तनों की ओर देखा। जब महिला को एहसास हुआ कि पायलट ने उसकी सुंदरता पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह कामुकता से मुस्कुराई और चिढ़ाते हुए अपने होंठ चाटे। उनके प्रति पायलट का ये रवैया अच्छी बात थी, वह दोबारा पायलट नहीं बदलना चाहती थी। पिछले 101 पायलटों ने उसे हवस की नज़र से देखने की गलती की और आज वे 6 फीट जमीन के नीचे दबे हुए हैं। एक पिशाच के रूप में जो 2000 से अधिक वर्षों से जीवित है, वो खुद को एक पुराने जमाने की महिला मानती है। दिखना ठीक है, लेकिन वासना से देखना एक बड़ी नहीं है। इस वजह से उसने अतीत में कई पुरुषों को मार डाला है। खैर, वह मानती है कि वो थोड़ी क्रूर है, उसे पुरुषों को छेड़ना पसंद है और जब ये पुरुष वासना में खो जाते हैं तो वह पुरुषों को नपुंसक बना देती है और फिर उन्हें मार देती है। अंत में ये सब उसके लिए सिर्फ एक शौक था, उसके लिए मौज मस्ती करने के लिए एक परपीड़क मजाक था। ऊबा हुआ स्काथाच ने उसकी गर्दन को थोड़ा सा चटकाया। चलो मेरे दोस्त से मिलने जाए। उसके चेहरे पर एक भ्रमित भाव आया। उसका फिर से क्या नाम है? क्रेटोस कुछ? मुझे लगता है कि यह ज़्यूस था। ठीक है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। उसने ऐसे कंधे उचकाए जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। टोनी, वेटिकन हवाई क्षेत्र के ऊपर उड़ते रहो, महिला ने आदेश दिया। मेरा नाम लुकास है, महोदया, आदमी ने थकी हुई आह भरी। जब उसने देखा कि महिला की लाल आंखें थोड़ी चमक रही हैं, तो उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। हाँ, लेडी स्काथाच, उसने आदेश स्वीकार कर लिया। अच्छा, वो हल्की सी ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। वो विमान का दरवाजा खोलती है, एक शिकारी मुस्कान बिखेरती है और अपने पैरों की एक हल्की सी ठोकर के साथ वो हवा में उछल जाती है। मुझे इसे स्पष्ट करने दीजिए। लंबे सुनहरे बाल और सुनहरी आंखों वाला एक आदमी थके हुए चेहरे के साथ बोलता है। वह अपने चेहरे की भौं पर अपना हाथ रखता है और कहता है, मैंने उस पिशाच को खोजने और पकड़ने का आदेश दिया था जिसने पवित्र कलाकृति सेंट मैरी की उंगली चुरा ली थी, है ना? उस आदमी की अभिव्यक्ति वही थी जो उसने कही थी। मुझे आशा है कि आप मजाक कर रहे हैं। तुम मजाक कर रहे हैं ना? कृपया मुझे बताएं कि आप मजाक कर रहे हैं। हाँ, मिज़ुकी, जिसे वेटिकन में वापस बुलाया गया था, ने उत्तर दिया। उसने 2 दिन पहले जिस घटना में वह शामिल थी, उसमें जो कुछ भी हुआ, उसकी रिपोर्ट करना अभी समाप्त किया है। आदमी की अभिव्यक्ति लड़खड़ा गई, वो अब उदास लग रहा था। वो एक बार फिर आह भरता है और मेज के नीचे रखा एक छोटा सा बटन दबाता है। फिर वो उस व्यक्ति की प्रतीक्षा करते हुए अपनी कुर्सी पर पीछे झुक जाता है जिसे उसने अभी बुलाया था। और कुछ देर बाद, कुछ ही सेकंड बाद, कोई धीरे से दरवाजा खटखटाता है और अंदर चला जाता है। परम पावन एलेक्जेंडर, वो व्यक्ति तटस्थ स्वर में बोला जिसमें बहुत सम्मान था। सुनहरे बालों और सुनहरी आंखों वाले व्यक्ति एलेक्जेंडर ने उस आदमी को देखा जो अभी अंदर आया था। वह भूरे बालों और भूरी आंखों के साथ 25 साल का लग रहा था, 180 सेमी लंबा खड़ा था और उसने सफेद पुजारी की पोशाक पहनी हुई थी। जनरल कट्स, क्या आप कृपया अलार्म बजा सकते हैं? कट्स ने एलेक्जेंडर को तटस्थ दृष्टि से देखा और बिना कोई सवाल किए कहा, अलार्म का स्तर क्या है, परम पावन? स्तर 6। क्या वो राक्षस आ रहा है? उसने तटस्थ स्वर में पूछा, लेकिन एलेक्जेंडर देख सकता था कि वो अपना डर उससे छिपा रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, एलेक्जेंडर ने सिर हिलाया, फिर छत की ओर घूरते हुए बोला, वास्तव में वो पहले से ही यहाँ है। एक पल के लिए उसकी आंखें सुनहरी चमकने लगीं। उपस्थित सभी लोगों ने एक ध्वनि विस्फोट सुना और फिर उन्होंने एक विस्फोट सुना जैसे कि कुछ जमीन पर गिर रहा हो। बूम! टक्कर इतनी बड़ी थी कि टक्कर के आसपास की संरचनाएं थोड़ी हिलने लगीं। यह एक छोटे भूकंप जैसा था। यह क्या है? मिज़ुकी दीवार के सहारे थोड़ा झुक गई और उसने आश्चर्य से कहा। एलेक्जेंडर अपनी कुर्सी से उठता है और पहली बार मिज़ुकी ने देखा कि यह आदमी कितना लंबा था। वह 195 सेमी लंबा था
और उसका सुडौल शरीर उस सफेद पुजारी की वर्दी से छिपा नहीं सकता था जो उसने पहना था। जल्द ही वह आदमी सहजता से खिड़की की ओर चलता है। मिज़ुकी, क्या आप जानते हैं कि जिस पूर्व जनरल के लिए आपने पदभार संभाला था उसका क्या हुआ? उसने सौम्य स्वर में पूछा। वो मर गया, लेकिन मुझे मौत का विवरण नहीं पता, उसने कहा। हाँ, वो मर गया। वो एक अच्छा दोस्त था, अलेक्जेंडर ने थोड़ा उदास होकर कहा। उसने खिड़की खोली और लाल बालों वाली महिला को देखा, जिसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी जिसमें उसके सभी तेज दांत दिखाई दे रहे थे। महिला एक बड़े गड्ढे में खड़ी थी। वो धीरे से गड्ढे से बाहर निकली और जैसे ही उसने अपने पैर उस गड्ढे के बाहर जमीन पर रखे, महिला के आसपास का पूरा इलाका जम गया। ऐसा लगता है कि महिला ने 5 किलोमीटर से अधिक शुद्ध बर्फ से अपने लिए अपना क्षेत्र बनाया। स्केच मिज़ुकी ने थोड़ी सी लार निगल ली। वास्तव में, अलेक्जेंडर ने सिर हिलाया। इस राक्षस ने पूर्व जनरल को मार डाला। वह वेटिकन में खरीदारी कर रही थी, और जब हमारे पूर्व जनरल ने उसे परेशान करने की कोशिश की, उसने उसे मार डाला और मेरे पास एक शिकायत पत्र छोड़ दिया, ये दावा करते हुए कि मुझे वेटिकन की सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मियों को सुधारने की जरूरत है। मिज़ुकी ने चौंक कर अपना मुंह खोला। उसे यहां तक लगा कि उसने अलेक्जेंडर की बातें गलत सुनी है। आप समझे कि मेरा आशय क्या है? अलेक्जेंडर ने मिज़ुकी की ओर देखते हुए पूछा। क्या? वो हकलाने लगी। अलेक्जेंडर ने आह भरी और समझाया। आपने इस राक्षस की बेटी को चोट पहुंचाई। आपको क्या लगता है कि वो यहां किस लिए आई थी? मिज़ुकी ने अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ नहीं कहा। आखिरकार, उसने सोचा था कि रूबी को मारने का यह एक अच्छा अवसर होगा जो भविष्य में एक बहुत खतरनाक पिशाच हो सकती है। उसने यहां तक सोचा था कि स्केच की ताकत को बहुत ज्यादा आंका गया है। आखिरकार, वह अकेले वेटिकन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगी, है ना? तीसरी दुनिया के देश को नष्ट करना दुनिया की किसी भी शक्ति के लिए आसान है। आखिरकार, स्केच ने अतीत में जिस देश को नष्ट किया था, उसके पास वेटिकन जैसे सैनिक नहीं थे, लेकिन लानत है, अगर उसे पूर्व जनरल के बारे में ये जानकारी पहले से पता होती तो वह रूबी को मारने की कोशिश नहीं करती। संत, 2 आवाजें सुनाई दी, और जल्द ही 2 आदमी उस कमरे में दाखिल हुए जहां सुनहरा आदमी था। जनरल जेम्स और जनरल लियोनार्डो, युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, अलेक्जेंडर ने खिड़की खोलकर कमरे से बाहर कूदते हुए सौम्य स्वर में कहा। जनरल जेम्स, काले बाल और काली आंखों वाला एक काला दिखने वाला आदमी, जो काले पुजारी की पोशाक पहने हुए था, केवल 170 सेमी लंबा एक छोटा आदमी था। जेम्स ने खिड़की से बाहर देखा। जब उसने उस महिला को देखा जिसने बर्फ का सिंहासन बनाया था और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए उस पर बैठी थी, तो उसने मिज़ुकी की ओर देखा। तुमने क्या किया, महिला? जाहिरा तौर पर मैंने एक राक्षस को उकसाया, मिज़ुकी ने खिड़की की ओर बढ़ते हुए व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। महान, बस महान, जेम्स ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। फिर वो खिड़की से बाहर कूद गया और अलेक्जेंडर के पीछे चला गया। लड़ाई में हस्तक्षेप मत करो, युवा, कट्स ने तटस्थता से कहा। हाँ, मुझे पता है। मिज़ुकी को कट्स के बोलने के तरीके पर कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार, वह जानती थी कि ये लोग दिखने में जितने बड़े थे उससे कहीं ज्यादा बड़े थे। मिज़ुकी ने कमरे के आखिरी आदमी को देखा। उसके लाल बाल और चमकदार नीली आंखें थीं, और 3 जनरलों और पोप की तरह वो 25 वर्षीय वयस्क की तरह लग रहा था। हा, वो हमेशा की तरह सुंदर है। बहुत बुरा, वो एक राक्षस है, लियोनार्डो ने अहंकारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। फिर वो दोनों जनरलों के पीछे चला गया। हेलो क्रेटोस, हमें एक दूसरे को देखे हुए काफी समय हो गया है। मुझे लगता है कि आखिरी बार 2 महीने पहले देखा था, स्केच ने सुनहरे बालों वाले आदमी से पूछा। वह आदमी आह भरता है और कहता है, मेरा नाम अलेक्जेंडर है। पिछले कुछ वर्षों में उसने एक ही वाक्यांश को कितनी बार दोहराया है। ओह, मुझे क्षमा करें, उसने कहा। फिर उसने अपने पैरों को सुंदर ढंग से क्रॉस करते हुए जारी रखा। आप जानते हैं कि बूढ़ा होना कितना होता है। समय बीतने के साथ आप चीजें भूल जाते हैं। आप मुझे बूढ़े नहीं लगते, लियोनार्डो ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति शुद्ध भय में बदल गई, क्योंकि उसे स्केच के हत्या के इरादे का एहसास हुआ। जैसे ही उसने देखा कि वह इतना डर गया है, उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। वो उस आदमी को ऐसे देखने लगी जैसे वो किसी कीड़े को देख रही हो। स्केच को प्रतिभाशाली लोग पसंद है, और केवल एक नज़र से वह बता सकती थी कि इस आदमी में कोई क्षमता नहीं है,
इसमें कचरे की गंध आती है। उसके लिए यह आदमी उसके जैसी हवा में सांस लेने के लिए भी योग्य नहीं था। चुप रहो कुत्ते, मैं तुम्हारे मालिक से बात कर रहा हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उसने फिर से कुछ कहने की कोशिश की, तभी तुरंत उसे अपनी गर्दन के आसपास से खतरा महसूस हुआ। बूम! जैसे ही जनरल ने कुछ कहने की कोशिश की, स्कैथर आगे बढ़ा और उस आदमी का सिर काटने की कोशिश की। तुम सामान्य से अधिक पागल हो, दानव, अलेक्जेंडर ने स्कैथर की कलाई पकड़ते हुए कहा। मैंने मौन होकर कहा, उसे अपने बड़ों की बात सुनना सीखना चाहिए। वह अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ बोली, फिर गायब हो जाती है और अपने द्वारा बनाए गए बर्फ के सिंहासन पर बैठ जाती है। वह अपने चेहरे पर एक कामुक मुस्कान रखते हुए फिर से अपने पैरों को खूबसूरती से क्रॉस करती है। बहुत सारा पसीना बहाते हुए लियोनार्डो बस चुप रहे। उनकी जान तो जाने ही वाली थी, इसलिए बिना किसी प्रयास के वो स्कैथेच को देखता है और सोचता है, पागल कुतिया, आप मजबूत हो गए हैं। उसने मुस्कुराहट के साथ उसकी तारीफ की जिसमें उसके तेज दांत दिख रहे थे। वास्तव में मेरे पास प्रशिक्षण के लिए बहुत समय है, वो उसी सौम्य स्वर में बोला। वो इस बात से नाराज नहीं लग रहा था कि वह उसके जनरल को मारने की कोशिश कर रही थी। 1900 साल, समय जल्दी बीत जाता है। वो कुछ पुरानी यादों के साथ बोली, उसे अतीत याद आ रहा था। सिकंदर चुप था, उसे भी वही पुरानी यादों का एहसास था जो उस महिला को है। एक इंसान के रूप में जिसने शाश्वत यौवन प्राप्त किया, उसे भी कई कठिन विदाई से गुजरना पड़ा। मुझे हमेशा से एक जिज्ञासा रही है, अलेक्जेंडर ने कहा। हम, कौन सा है? आपके जीवन की कहानी क्या है? अलेक्जेंडर ने कुछ ऐसा पूछा जो वह हमेशा पूछना भूल जाता था, और जैसे ही उसने वह प्रश्न पूछा, तीनों जनरलों ने स्कैथर की ओर जिज्ञासा भरी आंखों से देखा। जीवन कहानी? हो, वह ऐसे बोली जैसे गहराई से सोच रही हो, फिर मुस्कुराई और बोली, मेरे पास अपने जीवन के बारे में बताने के लिए कुछ भी दिलचस्प नहीं है, लेकिन एक बार मैं यीशु से मिली थी। वह कैसा था? शुरुआती झटके के बाद अलेक्जेंडर ने सामान्य से ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। तीनों सेनापति सदमे से अपनी आंखें खोल देंगे। वह एक मूर्ख और उबाऊ आदमी था, वह चेहरे पर मुस्कान के साथ बोली। तीनों सेनापतियों ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन सिकंदर की अभिव्यक्ति वही रही। जल्द ही स्कैचर आगे कहते हैं, मैं उनसे पहले एक बार मिला था। वह संत नहीं थे जैसा आप मानते हैं। वह एक सामान्य इंसान थे। वह गंदगी करते हैं, पेशाब करते हैं और खाते हैं। वह महान क्षमता वाले व्यक्ति थे। मैं प्रशिक्षण लेना चाहता था, वह अतीत में है। चारों व्यक्तियों ने गहरे सदमे में अपनी आंखें खोली। एक पिशाच यीशु को प्रशिक्षण दे रहा था। क्या ये किसी तरह की शरारत है? जनरल यही सोच रहे थे। मैंने उनसे मेरा शिष्य बनने के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने मजबूत होने के बजाय लोगों की मदद करना पसंद किया। वो एक अच्छे दिल वाले व्यक्ति थे। दुर्भाग्य से उनका अच्छा दिल ही उनकी मृत्यु का कारण बना। वह निराश चेहरे से बोली, वह अब भी सोचती है कि यदि यीशु ने पर्याप्त प्रशिक्षण दिया होता, तो वो उसे अच्छी टक्कर दे सकता था। चारों आदमी चुप रहे। तीनों जनरलों के शरीर में तरह तरह की भावनाएं दौड़ रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस रहस्योद्घाटन पर क्या प्रतिक्रिया दें। हालांकि स्कैथेच को उनके अस्तित्व की परवाह नहीं थी। वो उस मौत का हकदार नहीं था, अलेक्जेंडर ने उदास स्वर में कहा। वास्तव में स्कैच ने सहमति व्यक्त की। अलेक्जेंडर और स्कैथर के बीच एक क्षण का मौन बीत गया। जल्द ही अलेक्जेंडर ने फिर से आह भरी। वह नहीं जानता कि उस दिन उसने कितनी बार आह भरी। मेरे अधीनस्थ ने जो किया उसके लिए मुझे खेद है। उसे दंडित किया जाएगा। कृपया क्या आप वापस जा सकते हैं जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था? स्कैच की मुस्कुराहट बढ़ी और कहा, यह असंभव है। मैंने 18 साल पहले की घटना में दुनिया को चेतावनी दी थी। संदेश स्पष्ट था, मेरी बेटी को छुओ और तुम्हें मेरा गुस्सा महसूस होगा। तब आपने मुझे कोई विकल्प नहीं दिया। अलेक्जेंडर बोला और उसकी आंखें सुनहरी चमकने लगी। धीरे धीरे एक सुनहरी आभा उसके शरीर को ढकने लगी। मेरे प्रिय, उसने अपने होठों को चाटते हुए कामुकता से मुस्कुराया, और जल्द ही उसकी आंखें खून से लाल होने लगी। तुम्हारे पास शुरू से ही कोई विकल्प नहीं था।